हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। तो अभी हम लोग बीएससी फाइनल ईयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स का लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने जो क्षारीय परमाणु होते हैं, क्षारीय धातु परमाणु होते हैं, उनके लिए हम लोग ने स्पेक्ट्रा देखा था। ठीक है, इस वाले लेक्चर में क्या करने वाले हैं? इस वाले लेक्चर में जो क्षारीय मृदा परमाणु होते हैं उनके लिए स्पेक्ट्रा देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लिख देते हैं। हेडिंग क्या हो जाएगा? इस साइड लिख देता हूँ, क्षारीय मृदा परमाणुओं का स्पेक्ट्रम या फिर का वर्णक्रम। ठीक है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कलाइन। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ एटम। ठीक है, यही बोलते हैं इंग्लिश में। एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा? क्षारीय मृदा परमाणुओं का वर्णक्रम या स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कलाइन अर्थ एटम। तो देखो, सबसे पहले वर्णक्रम देखने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि क्षारीय मृदा परमाणु कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जितने भी ये वाला सीरीज होता है, हीलियम और उसके बाद बेरिलियम, ठीक है, कैल्शियम, उससे पहले मैग्नीशियम, यहाँ पे कैल्शियम। ठीक है, ये वाला जो लाइन होता है, उसके बाद एसआर। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन होता है ये सब कहलाता है क्षारीय मृदा परमाणु। मतलब ऐसे परमाणु जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? 2 होती है। वैसे परमाणुओं को क्या बोलेंगे? क्षारीय मृदा परमाणु। ओके, क्या बोला मैं? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, या फिर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? 2 हो, वैसे परमाणुओं को बोलेंगे क्षारीय मृदा परमाणु। ठीक है, तो देखो, ये जितने भी परमाणु हैं इनका स्पेक्ट्रम देखने के लिए, जैसे हमने इससे पहले वाले में क्या किया था, जो भी क्षारीय परमाणु थे कौन कौन से? सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, सीजियम, है ना, ये सब का हम लोग ने स्पेक्ट्रम देखा था। तो ये सब जो स्पेक्ट्रम थे किसके सिमिलर थे? हाइड्रोजन के सिमिलर थे। क्यों? क्योंकि इनकी भी बाहरी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन था और हाइड्रोजन परमाणु के भी बाहरी कोश में क्या था? एक ही इलेक्ट्रॉन था। इसलिए इनका जो स्पेक्ट्रम था वो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के बराबर था, मतलब लगभग सिमिलर था। ठीक है, तो सिमिलरली बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, एसआर, ये सब के लिए क्या होना चाहिए? इनका जो वर्णक्रम है वो हीलियम परमाणु के वर्णक्रम के अनुसार होना चाहिए। सही बात है। ठीक है, इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 था तो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग था। इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है तो हीलियम का भी 2 होता है। तो इन सब का भी वर्णक्रम क्या होना चाहिए? हीलियम परमाणु के वर्णक्रम के समान होना चाहिए। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे होता क्या है? अब देखो, इनके बाहरी कोश में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 प्रकार का ट्रांजिशन हो सकता है। कौन कौन से? सबसे पहला प्रकार का ट्रांजिशन ये हो सकता है कि या तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 पॉसिबिलिटी बनेंगे। पहला पॉसिबिलिटी ये कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिर्फ क्या हो? एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो। एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो। या तो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जब इसको हम लोग उत्तेजित करेंगे या एक्साइटेड करेंगे जो भी क्षारीय मृदा परमाणु है, तो 2 कंडीशन बनेंगे। या तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो, एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो, या तो क्या हो? दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो।
तो इस प्रकार ना इस वाले परमाणुओं के लिए दो प्रकार की कंडीशन बनती है, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो, दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो। तो ध्यान रखना, जब एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है ना, तो इसमें सिंगलेट स्टेट प्राप्त होता है। ठीक है, सिंगलेट स्टेट प्राप्त होता है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो यहाँ पे सिंगलेट भी प्राप्त होता है और ट्रिपलेट भी प्राप्त होता है। ठीक है, सिंगलेट भी प्राप्त होता है, ट्रिपलेट होता है। तो ये हम लोग का क्षारीय मृदा परमाणु के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया। अब क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो क्षारीय मृदा परमाणु होता है उसमें स्पेक्ट्रम कैसे बनती है। ठीक है, तो देखो इसमें भी ना 4 प्रकार की सीरीज प्राप्त होती है। कौन कौन सी? सबसे पहला शार्प सीरीज, दूसरा प्रिंसिपल सीरीज, तीसरा डिफ्यूज सीरीज, चौथा और फंडामेंटल सीरीज। ठीक है, जैसे इन लोग के लिए मिला था 4 सीरीज, उसी प्रकार से इन वाले परमाणुओं के लिए भी 4 सीरीज प्राप्त होती है। ओके, प्रायः क्षारीय मृदा परमाणुओं में एलएस कपलिंग पाया जाता है। ठीक है, और देखो जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनमें जे को कैसे लिखा जाता है? तो सबसे पहले इसका हम लोग स्पिन क्वांटम संख्या लिख लेते हैं, इसका भी स्पिन क्वांटम संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का वेक्टर सम करके हम लोग टोटल स्पिन क्वांटम संख्या लिख लेते हैं, या टोटल एंगुलर मोमेंटम लिख लेते हैं, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एस निकल जाता है। एल कैसे निकालना रहता है? तो इसके रिस्पेक्ट में, इस वाले इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में जो एल का मान रहेगा और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो एल का मान रहेगा, इन दोनों के वेक्टर सम से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एल निकल जाता है, और जो एल और एस निकलता है उसी से हम लोग क्या निकालते हैं? जे निकालते हैं। एल प्लस एस करके हम लोग कैपिटल जे का मान निकाल लेते हैं। कैपिटल जे क्या होता है? कुल कोणीय संवेग होता है, या तो बोल सकते हो टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? ये 1/2 होगा, ये 1/2 होगा। मतलब एस के कितने वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल होंगे? 0 और 1, 2 वैल्यू पॉसिबल होंगे। जब देखो एस इक्वल टू 0 होता है, एस इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे 0 होने का अर्थ है कि दोनों इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो क्या होती है? परस्पर विपरीत होती है। ठीक है, ये एक इस साइड से घूम रहा है तो एक दूसरा इस साइड से घूमेगा। ठीक है, और यदि एस इक्वल टू 1 है, एस इक्वल टू 1 है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो क्या होती है? एक समान होती है, एक दिशा में ही लोग मूव करते हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखो, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है जो वो एस स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं क्या इलेक्ट्रॉन एस अवस्था में है, तो देखो जब एस अवस्था में होगा तो क्या होगा? यहाँ पे इसके लिए एल का मान क्या हो जाएगा? 0 होगा एस कोस में, या फिर एस कोस लिख लो। ठीक है, एस कोस में यदि इलेक्ट्रॉन है तो एल का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एल का मान 0 होगा तो यहाँ पर बताओ अब एस के कितने होंगे? दो वैल्यू होंगे। ठीक है, एल इक्वल टू 0 तो एस इक्वल टू 0 और 1, 2 कंडीशन होंगे। ठीक है, यहाँ पे अब जे का मान कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे जे का मान क्या आएगा? 1 आएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? तो बताओ, यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी निकाल रहे हैं मतलब एक वैल्यू आ रहा है। आर का मान कैसे निकालेंगे? 2s + 1 से। तो यहाँ पे s का मान 0 है। ठीक है, ये 1, तो r का मान क्या है? 1 आया। मतलब एक ही स्टेट प्राप्त होगा। कौन सी वाली? j इक्वल टू 0 वाली स्टेट होगी। यहाँ पे बताओ r का मान क्या होगा? 2s + 1, मतलब ये हो जाएगा 1 + 1 मतलब 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यदि हम लोग इसका नोटेशन लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? l इक्वल टू 0 मतलब s हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी 3 हो जाएगा, और यहाँ पे j का मान क्या है? 1 हो जाएगा। तो इसका नोटेशन इस प्रकार से लिखा जाएगा, और इसका नोटेशन क्या होगा? यहाँ पे 1 और l इक्वल टू 0 मतलब s और ये 0, तो इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो s इक्वल टू यदि 0 है, s इक्वल टू 0 है तो हमको सिंगलेट स्टेट प्राप्त होती है, और यदि s इक्वल टू 1 है तो हमको ट्रिपलेट स्टेट प्राप्त होती है, जिसमें से एक नोटेशन जो रहता है वो 3s1 लिखा जाता है। ठीक है, समझ में नहीं आया? ठीक है, देखते हैं s कोस के लिए तो हो गया, p कोस के लिए देखो और से समझ में आ जाएगा। p कोस के लिए जैसे देखते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन क्या है? p कोस में रहेगा। ठीक है, यदि p कोस में है तो इसके लिए बताओ l क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और l इक्वल टू 1 है और s का 2 मान है। ठीक है, s का 2 मान है, तो यहाँ से मैं j का वैल्यू क्या निकाल लूँगा? ये हो जाएगा 1। यदि मैं मल्टीप्लिसिटी निकालना चाहूँ, r का मान निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? 2s + 1 मतलब s का मान 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, और j का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है सिंगलेट स्टेट रहती है।
सिंगलेट स्टेट रहेगी। ठीक है, अब यदि यहाँ पे दूसरा कंडीशन लगाते हैं एल इक्वल टू 1 और एस इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब बताओ जे के कितने वैल्यू हो रहे हैं, 0, 1 और 2। यदि आर भी निकालना चाहें तो 2s + 1, तो यहाँ से s का मान 1 है, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे जे के कितने वैल्यू प्राप्त हो रही है, 3 वैल्यू। इसको क्या बोल देंगे, ट्रिपलेट स्टेट। ठीक है, तो पी कोर्स में भी क्या हो रहा है, 2 स्टेट प्राप्त हो रही है, सिंगलेट स्टेट प्राप्त हो रही है और ट्रिपलेट स्टेट ही प्राप्त हो रही है। ये तो पी कोर्स की बात हो गया। इसी प्रकार और डी कोर्स के लिए भी देखोगे तो क्या होगा, डी कोर्स के लिए भी हमको यही सेम चीज़ प्राप्त होगी, सिंगलेट स्टेट प्राप्त होती है, ट्रिपलेट स्टेट प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसी एस कोर्स में भी ऐसी प्राप्त हो रही है। एक बार निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो डी कोर्स में मतलब एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एल इक्वल टू 2, एस इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जे का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब एक ही वैल्यू आ रहा है, सिंगलेट स्टेट। उसी प्रकार एल इक्वल टू 2, एस इक्वल टू 1। तो अब बताओ जे की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। मतलब अब कितना वैल्यू प्राप्त हो रही है, 3 वैल्यू। तो ये क्या हो जाएंगे, ट्रिपलेट स्टेट हो जाएंगे। इसी प्रकार एफ कोर्स में भी देख सकते हो। मतलब ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि जो क्षारीय मृदा परमाणु होते हैं उनके लिए 2 स्टेट प्राप्त होती है, 2 सेट प्राप्त होती है, जिनमें से पहला सेट क्या होता है, जिसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो सिंगलेट स्टेट में होते हैं, और दूसरा सेट क्या होता है जिनमें ट्रिपलेट स्टेट में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि क्षारीय मृदा परमाणु के लिए 2 सेट प्राप्त होती है, 2 सेट निकाय प्राप्त होती है, जिनमें से एक सेट में क्या होती है, सिंगलेट अवस्था में होती है, दूसरे सेट में क्या होती है, पूरे ट्रिपलेट अवस्था में होती है। और एक चीज़ बात यहाँ पे ये भी नोटिस कर सकते हो, जो सिंगलेट स्टेट होती है ना, वो किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, एस इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में हो रही है। एस इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में हो रही है, इसका मतलब क्या है, उसमें जो स्पिन का जो दिशा है वो क्या होती है, परस्पर विपरीत होती है। और जिनमें ट्रिपलेट स्टेट प्राप्त हो रही है वो किसके रिस्पेक्ट में प्राप्त हो रही है, एस इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट में। एस इक्वल टू 1 में क्या होती है, जो स्पिन की दिशा होती है वो एक समान होती है। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, अब हम लोग इसका सिलेक्शन रूल लिखते हैं। ठीक है, सिलेक्शन रूल, जो क्षारीय मृदा परमाणु होता है उनमें जो ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, उनमें सिलेक्शन रूल कौन से लागू होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो एकदम ईजी सा सिलेक्शन रूल, इसको मिटा देते हैं पहले। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं हम लोग सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या होता है क्षारीय मृदा परमाणु के स्पेक्ट्रम में, वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिलेक्शन रूल। तो देखो इसका जो सिलेक्शन रूल होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो हम लोग इसके सिलेक्शन रूल पढ़े हैं उससे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 कंडीशन बन रही है। पहला कंडीशन क्या बन रही है कि जब एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो, जब एक संयोजी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो। तो देखो जब एक संयोजी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा ना, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना ट्रांजिशन हो। तो देखो जब एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो जो डेल एल का मान होता है वो ±1 होना चाहिए। और ये तो पहला इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, उसका ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेल एल का मान 0 होता है। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन हो गया। जब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो जो डेल एल का मान होता है या जो ऑर्बिटल कोणीय संवेग का मान होता है उसका मान क्या होना चाहिए, ±1 होना चाहिए। अब चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक, तो उसके लिए डेल एल का मान 0 होता है। और यदि एक ऐसा कंडीशन बने जब दोनों संयोजी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो, ठीक है, दोनों संयोजी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो, दोनों संयोजी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में दोनों जो सिलेक्शन रूल होता है ना, वो एक समान आवृत्ति का सिलेक्शन रूल प्राप्त होता है। मतलब जैसे डेल L1 का जो मान रहेगा ना वो ±1 हो जाता है, और जो डेल L2 रहता है, ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो कक्षीय कोणीय संवेग का मान रहता है उसमें क्या होता है, या तो वो 0 होना चाहिए या तो फिर ±2 होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों कंडीशन में सिलेक्शन रूल अलग अलग होता है। यदि मैं इसको ओवरऑल लिखना चाहूँ, ठीक है, कंक्लूजन करके लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, कंक्लूजन करना चाहूँ तो जो डेल एल का मान है,
ठीक है। डेल एल मतलब ये अब संपूर्ण कक्षीय क्वांटम संख्या है, संपूर्ण कक्षीय कोणीय संवेग का मान है। तो डेल एल का मान क्या होना चाहिए, 0 में होगा ट्रांजिशन और +-1 में ट्रांजिशन होता है, ठीक है। और जो डेल जे का मान होता है, डेल जे का मान उसमें भी क्या होता है, 0 और +-1 सिलेक्शन रूल होता है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ये रहता है कि j = 0 से j = 0 पे ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नॉट अलाउड रहता है। और यहाँ पे भी एक कंडीशन रहता है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं रहता। तो ये दो हम लोग के पास क्या आता है, सिलेक्शन रूल आता है क्षारीय मृदा परमाणुओं के लिए। तो आपको बस ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये बस याद रखो, फिर आपको ट्रांजिशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये सिलेक्शन रूल भी हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, प्रॉपर जो उसका लाइन प्राप्त होता है उसको देखते हैं, फिर उसमें ट्रांजिशन देख लेंगे, ठीक है। एकदम ईजी सा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखो मैंने क्या बताया, जो क्षारीय मृदा परमाणु होते हैं उनमें 4 प्रकार की सीरीज पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी सीरीज, सबसे पहला जो सीरीज प्राप्त होती है उसको बोलते हैं शार्प सीरीज, दूसरा जो प्राप्त होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सीरीज, ठीक है। जो तीसरा प्राप्त होती है उसको बोलते हैं डिफ्यूज सीरीज, और जो चौथा सीरीज प्राप्त होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं। सबसे पहला जो सीरीज प्राप्त होती है उसको बोलते हैं स्फुट श्रेणी, या तो फिर इसको शार्प सीरीज भी बोल सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में नाम रखना याद बोला था मैं, शार्प सीरीज। और मैंने पहले बता चुका है, शार्प सीरीज में ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है, एस लाइन से पी लाइन में होता है। दूसरा जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सीरीज, प्रिंसिपल सीरीज। इसमें ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है, पी लाइन से एस में होता है, ठीक है। तो तीसरा प्राप्त होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूज सीरीज, डिफ्यूज सीरीज। इसमें ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होता है, तो डी लाइन से पी में होता है। और जो चौथा सीरीज प्राप्त होता है उसको बोलते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल सीरीज, ओके। इसमें जो ट्रांजिशन होता है वो एफ लाइन से होता है डी में, ठीक है। तो इस प्रकार 4 सीरीज प्राप्त होती है क्षारीय मृदा परमाणु के लिए। अब एक बार डायग्राम से देख लेते हैं कैसे कैसे ट्रांजिशन बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, इसको मिटा देता हूँ पहले, जगह थोड़ा छोटा बनेगा, तो इसको मिटा दिए, ठीक। अब देखो जो ट्रांजिशन होता है वो कैसे होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो देखो हमको देखना है शार्प सीरीज, शार्प सीरीज में एस लाइन से पी लाइन में आता है, ठीक है। तो एस में हमेशा सिंगलेट प्राप्त होगा जो कि था 3s1, और पी में 3 लाइन प्राप्त हो रहे थे, ट्रिपलेट लाइन मिल रहा था ना, 3p1, एक मिनट, 3p2, 3p1 और 3p0, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद चलो इसमें देख लेते हैं पहले। अब यहाँ पे सिलेक्शन रूल क्या था हम लोग का, डेल एल का मान 0 +-1 और डेल जे का मान क्या था, 0 +-1। तो अब यहाँ पे बताओ जो ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का कैसे होगा। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन देखो इस लाइन से इस लाइन में आएगा क्या, तो यहाँ पे हमको डेल एल का मान चेक करना है, तो ए से पी में मतलब आ जाएगा आराम से। और जे का मान चेक कर लो, 1 है, यहाँ पे 2 है, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 हमारे सिलेक्शन रूल में है, मतलब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल है ट्रांजिशन, ठीक है। उसके बाद इस लाइन में देखो, तो इस लाइन में भी ए से पी में आराम से आ जाएगा। यदि 1 है तो माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 हमारे सिलेक्शन रूल में यहाँ पे है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ भी आ जाएगा। अब यहाँ से एक बार यहाँ चेक करो, ए से पी पॉसिबल है, एल का मान, जे का मान चेक करो, 1 और 0 है, मतलब 1 आएगा डिफरेंस, तो यहाँ पे भी हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो शार्प सीरीज होता है, शार्प श्रेणी होता है, शार्प सीरीज, इसमें टोटल कितने ट्रांजिशन प्राप्त हो रहे हैं, टोटल 3 प्रकार के ट्रांजिशन प्राप्त होते हैं, 3 ट्रांजिशन, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल सीरीज में। प्रिंसिपल सीरीज में क्या होता है, पी लाइन से एस लाइन में जाता है, तो पी लाइन का 3 लाइन हम लोग को प्राप्त हो जाएगा ट्रिपलेट। कौन कौन सा, यहाँ पे लिख देते हैं 3p0, 3p1, 3p2। उसके बाद हमको जाना है एस में, तो एस में हमेशा एक ही लाइन मिलता है, ठीक है। कौन सा, 3s1। यहाँ पे चेक करो, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इस स्टेट में आ पाएगा क्या, क्योंकि पी से एस है, मतलब डेल एल हमारे सिलेक्शन रूल में आ जाएगा। 2 और 1 है, तो यहाँ पे भी अब चूंकि ये बार बताने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि डेल एल और डेल जे का मान हमारे सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है।
यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा, क्यों? क्योंकि डेल एल का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और डेल जे का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि हमारे सिलेक्शन रूल में है। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3p 0 है, 3s 1 है, तो p और s है, मतलब डेल एल का मान हमारे पास 1 आ जाएगा, और डेल जे का मान क्या भी आ जाएगा, डेल जे का मान 1 आ जाएगा, इसलिए हमारे सिलेक्शन रूल में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल सीरीज होता है इसमें भी हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि टोटल कितने लाइन प्राप्त हो रहे हैं, टोटल 3 लाइन प्राप्त हो रहे हैं, या फिर टोटल 3 ट्रांजिशन प्राप्त हो रहे हैं, टोटल 3 ट्रांजिशन मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो जो डिफ्यूज सीरीज होता है, तो डिफ्यूज सीरीज में क्या होता है, डी लाइन से पी में जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का डी लाइन हो गया, 3D1 3D2 3D3, और पी लाइन में जाना है, मतलब यहाँ पे 3 लाइन आ जाएगा, 3P0 3P1 3P2। ध्यान रखना ये नाम मैं कैसे लिख रहा हूँ, इसके जो पहले जो हम लोग जो सभी कोर्स के लिए देखे थे ना, वहाँ से स्पेक्ट्रोस्कोपी नोटेशन आप लिखोगे तो यही टर्म आएगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन देखना है अपने को। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि बहुत सारे लाइन हो गए तो उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जैसे 3D3 से 3P2 में आएगा क्या, D से P में मतलब आ जाएगा, तो डेल एल का मान हमारे पास है, यहाँ पे 3 है, जे का मान यहाँ पे 2 है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, मतलब हमारे सिलेक्शन रूल में है, तो यहाँ से यहाँ तो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ चेक करो, इसी में से इसमें आ पाएगा कि नहीं, ये वाला, तो देखो D से P में आ जाएगा बिल्कुल, 3 और 1 है, मतलब माइनस करेंगे तो डेल जे का मान क्या आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, लेकिन हमारे सिलेक्शन रूल में डेल जे का बराबर 2 आता है क्या, नहीं आता। ठीक है, सिलेक्शन रूल में नहीं है, मतलब हमारा ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ से इस लाइन में नहीं आ पाएगा, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से इसमें आ पाएगा क्या, जबकि यहाँ से इसमें नहीं आ पाया तो इसमें कहाँ से आ पाएगा, इसमें तो और बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ ऊपर वाले लाइन से एक ही लाइन में प्राप्त होगा इसमें बस। अब हम लोग इस लाइन से चेक करते हैं, इस लाइन से इन तीनों में किस में आएगा, तो सबसे पहले इसमें चेक करेंगे, इसमें चेक करो, तो यहाँ देखो D है और P है, तो D है और P है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन रूल में आ जाएगा, और 2 है और 2 है, तो डिफरेंस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा मतलब अलाउड है, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। अब यहाँ से इसमें चेक करो, तो D से P में अलाउड है, ओके, 2 है और 1 है, तो 1 आ जाएगा डिफरेंस J का, तो भी अलाउड है, तो यहाँ से यहाँ तक तो अलाउड है भाई। उसके बाद नीचे वाला चेक करो इसमें, तो इसमें जब चेक करेंगे तो D से P अलाउड, 2 है 0 है, तो डिफरेंस क्या हो जा रहा है, 2 और 0 हो जा रहा है, मतलब 2 आ रहे हैं, मतलब हमारे अलाउड में नहीं है, तो ये हम लोग का लाइन हट जाएगा। ओके, तो दूसरा लाइन से कितना प्राप्त हुआ, सिर्फ 2 ही लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। उसके बाद लास्ट लाइन से चेक करते हैं, ये वाला लाइन से। ठीक है, तीनों कंडीशन में चेक करते हैं, तो देखो इस लाइन से इसमें आएंगे पहले तो अलाउड है, क्योंकि 1 और 2 है मतलब डिफरेंस 1 आएगा, और D और P है मतलब डिफरेंस 1 आएगा, तो यहाँ से यहाँ पे अलाउड हो जाएगा। यहाँ से यहाँ चेक करो, तो यहाँ पे भी क्या है, D और P है मतलब डिफरेंस 1 हो जाएगा, 1 है और 1 है मतलब डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो हमारे सिलेक्शन रूल में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से इस लाइन में चेक करो, D और P है मतलब सिलेक्शन रूल में है, 1 और 0 है मतलब डिफरेंस 1 आया, वो भी सिलेक्शन रूल में है, मतलब तीसरा लाइन भी क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। मतलब कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि डिफ्यूज सीरीज है, डिफ्यूज सीरीज, इसमें टोटल कितने ट्रांजिशन प्राप्त हो रहे हैं, तो टोटल ट्रांजिशन कितनी हो रही है, 6 ट्रांजिशन हो रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ट्रांजिशन प्राप्त हो रही है, जिसमें से जो 3 जो ट्रांजिशन होता है ना उसका मान ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। 3 ट्रांजिशन का मान जो तीव्रता होती है उसकी मान बहुत ज़्यादा होती है, और जो बच गया 3 ट्रांजिशन उसका जो होता है ना तीव्रता बहुत कम होती है। अब वो आपको देखना पड़ेगा कि उसके लिए डेल एल और डेल जे का मान किसकी ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको बार बार नहीं बताऊंगा। डेल एल और डेल जे का मान यदि समान है तो उसकी तीव्रता सबसे ज़्यादा होगी, और डेल एल और डेल जे का मान यदि असमान है तो उसकी तीव्रता सबसे कम होगी। ठीक है, और यदि दोनों का मान विपरीत है, यदि डेल एल और डेल जे का मान दोनों को विपरीत है, मान लो डेल एल का मान 1 है, डेल जे का मान -1 है, तो उसकी तीव्रता और भी बहुत कम होगी। ठीक है, तो 3 लाइन की तीव्रता ना समान होती है तो उसका जो तीव्रता है वो ज़्यादा हो जाती है, और जो 3 लाइन जो बचता है इसमें देखना पड़ेगा कौन किसमें लाइन में होती है। ठीक है, लेकिन उतना देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 की ज़्यादा होती है, 3 की कम होती है। उसके बाद एक लास्ट फंडामेंटल सीरीज बच गया, तो फंडामेंटल सीरीज में भी कुछ इसी प्रकार से आता है, तो देख लेते जल्दी से। 3F2 3F3 3F4। ठीक है,
यहाँ पे भी 3 लाइन मिलेगा। कौन कौन सा? 3D1, 3D2, 3D3। तो यहाँ पे कुछ चेक कर लेते हैं इस वाले लाइन से। यहाँ पे आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। F और D है, अंतर 1 है, 4 और 3 है, मतलब अंतर 1 है। यहाँ से यहाँ पे आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि J का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि J का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस लाइन से भी एक ही लाइन प्राप्त होगा। इस लाइन से चेक करते हैं, 3 है मतलब यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 2, मतलब सॉरी ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो इस वाले लाइन से, सेकंड लाइन से 2 ट्रांजिशन प्राप्त होगा। इस वाले लाइन से देखो, चेक करो एक बार, तो 2 है, 3 है, मतलब अलाउड है। उसके बाद यहाँ से यहाँ भी अलाउड हो जाएगा, यहाँ से यहाँ भी अलाउड हो जाएगा। मतलब जो फंडामेंटल सीरीज होता है उसमें टोटल कितने सीरीज प्राप्त होंगे, टोटल कितने लाइन प्राप्त होंगे, कितने ट्रांजिशन प्राप्त होंगे। तो इसमें भी टोटल ट्रांजिशन 6 होते हैं। इसमें भी जो 3 जो ट्रांजिशन होते हैं उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जो बच गए 3 ट्रांजिशन होती है उसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्षारीय परमाणु होता है ना, उनमें टोटल 4 प्रकार के श्रेणियाँ प्राप्त होती है। सबसे पहला शार्प सीरीज, प्रिंसिपल सीरीज, डिफ्यूज सीरीज और फंडामेंटल सीरीज। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इसका डायग्राम बनता है, आप लोग चेक कर लेना, बाद में एग्जाम में बुक में ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया हम लोग का क्षारीय मृदा परमाणु का वर्णक्रम। ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सा है। सबसे शुरू उसका रीज़न लिख देंगे क्यों क्यों ऐसा से प्राप्त होता है। उसके बाद इसका डायग्राम बना देंगे, डायग्राम में बता देंगे ट्रांजिशन कि ये ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर पूरा यहाँ पे ओवर करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आ रहा होगा तो डिसलाइक करना, कमेंट कर सकते हो, और आ रहा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देख लेंगे इस वाले चैप्टर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है IIT JEM वाले लोग के लिए, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो देख लेंगे, फिर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो भी स्टार्ट करना रहेगा करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ओवर करते हैं लेक्चर को। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।